नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 19वीं ज्योग्राफी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो बिंदु है वो है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी। ये प्लेट विवर्तनिकी है क्या एक्चुअली, और ये दो शब्दों से मिलकर के बनी है ये टर्म पूरी, एक प्लेट और एक विवर्तनिकी। प्लेट और विवर्तनिकी इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। इंग्लिश में विवर्तनिक को बोलते हैं टेक्टोनिक। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। अच्छा सर, अब इसका मतलब क्या है? प्लेट का मतलब तो आप जानते ही हैं। क्या प्लेट जो खाना खाने वाली प्लेट है वो प्लेट है क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल। जिस स्थलाकृति का आकार ऐसा हो कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो और गहराई कम हो। जो प्लेट होती है जिसमें हम खाना खाते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी गहराई यानी कि मोटाई बहुत कम होती है। तो ऐसे ही धरातल के ऊपर ये जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं प्लेटों पर ही तो स्थित हैं। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो स्थल मंडल है, जो लिथोस्फीयर है, वो या फिर जो दृढ़ स्थलखंड है, गली हुई उस आंतरिक संरचना के ऊपर जो ठोस संरचना है पृथ्वी की, या द्रवित परत के ऊपर ठोस जो परत है पृथ्वी की, वो ठोस परत जो है लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है लेकिन गहराई में बहुत कम है। अगर हम धरातल के ऊपर 1000 किलोमीटर किसी बिंदु से क्षैतिज रूप से चलने लगे तो हम जा सकते हैं, 1000 किलोमीटर दूसरी दिशा में भी जा सकते हैं, लेकिन क्या 1000 किलोमीटर गहराई में जा सकते हैं क्या? 100 किलोमीटर के बाद वो जो स्थल की जो परत है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो विद्यार्थियों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि प्लेट बिल्कुल एक ऐसी स्थलाकृति जो लंबाई चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है और गहराई में बहुत कम है, उसको प्लेट कहते हैं। अब प्लेट का मतलब तो चलिए ये है, शब्दों में भी अगर इसको हम बात करें या प्लेट की बात करें, प्लेट वर्ड की बात करें शब्दों में, तो देखिए बड़े एवं छोटे, बड़े एवं छोटे टुकड़े या हिस्से कह लो आप, बड़े एवं छोटे हिस्से किसके? स्थल मंडल के। बड़े एवं छोटे हिस्से स्थल मंडल के वो क्या कहलाते हैं? प्लेट कहलाते हैं। अब यहाँ स्थल मंडल से तात्पर्य मेरा स्थल से भी है और जलीय क्षेत्र महासागरों के नीचे जो तली है उससे भी है, दोनों ही शामिल है इसमें। लिथोस्फीयर की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये प्लेटें क्या करती हैं? ये प्लेटें तैरती रहती हैं, तैरती रहती हैं। कैसे तैरती रहती हैं? नाव की भांति। जैसे कोई नाव तैरती है तो नाव की भांति ये प्लेटें तैरती रहती हैं। कैसे तैरती है? देखिए, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, ठीक है, और ये निचली परत है। ये तो है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, और ऊपर की प्लेट है, सॉरी परत है लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर इस पिघली हुई एस्थेनोस्फीयर के
ऊपर तैरती रहती है। जैसे नाव जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है, ऐसे ही धरातल के विभिन्न महाद्वीप या महासागरीय क्षेत्र इन द्रव क्षेत्रों के ऊपर तैरते रहते हैं नाव की तरह। उस तैरने का मतलब है कि इसमें विस्थापन होता रहता है। पिछले वीडियो में हमने महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें तो केवल महाद्वीपों के बारे में चर्चा हो रही थी। अगर केवल महाद्वीपों की चर्चा हो रही थी तो क्या महासागर के नीचे की जमीन, महासागर के नीचे भी तो जमीन है भाई। स्थल जो है, महाद्वीप जो है वो भूमि है, यानी जमीन है, वहाँ पर स्थल है। लेकिन महासागरों में भी तो नीचे स्थल है, वहाँ भी तो जमीन है नीचे, उसके ऊपर ही तो पानी भरा हुआ है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों के नीचे जो प्लेटें हैं उनकी चर्चा नहीं हुई। प्लेट विवर्तनिकी उन प्लेटों की भी चर्चा करेगा जो महासागर हैं जिनके ऊपर, और उन प्लेटों की भी बात करता है प्लेट विवर्तनिकी जिनके ऊपर महाद्वीप है। तो एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर तैरती है और लिथोस्फीयर पर महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं, दोनों हैं इसके ऊपर, इस लिथोस्फीयर पर। ठीक है, लिथोस्फीयर पर महाद्वीप और महासागर दोनों हैं। ठीक है, तो अब ये प्लेटें क्या करती हैं, तैरती रहती है किसके ऊपर, एस्ट्रोनोस्फीयर के। ठीक है, और ये जो महासागर और महाद्वीप हैं, ये जो भाग गहरे हैं वो महासागर हैं, जो ऊपर उठे हुए भाग हैं वो महाद्वीप हैं। महासागर गहरे भाग हैं परत से, और महाद्वीप जो उठे हुए भाग हैं। ठीक है, अच्छा, इसी क्रम में अगर और बात करें हम आगे, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये एस्ट्रोनोस्फीयर के पास में जो मूवमेंट हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये भूतापीय ऊर्जा के कारण, भूतापीय ऊर्जा के कारण ये जो मूवमेंट हो रहा है भूतापीय ऊर्जा के कारण हो रहा है। और भूतापीय ऊर्जा क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं या रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं और इनके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो सीमा की जो परत है और इसके ऊपर स्याल की परत है, तो स्याल की परत की जो गति है, घूर्णन की जो गति है, वो सीमा की परत से कम होती है। यानी कि ये स्याल है और ये सीमा है, तो स्याल और सीमा पृथ्वी घूर्णन करती है ऐसे, तो जो सीमा की परत है, अंदर की परत है, वो जल्दी मूवमेंट करती है, ऐसे जल्दी घूमती है, वो जल्दी घूमेगी क्योंकि अंदर घनत्व ज्यादा है, तो इसलिए ये जल्दी घूमेगी। और बाहर जो है घनत्व कम है, तो ये परत जो है धीरे धीरे घूमेगी ऐसे गोल, तो दोनों में घर्षण होगा। फिर ये जल्दी घूम जाएगी, ये देर में घूमेगी, तो ऐसे करके घर्षण होगा, यानी कि ऐसे करके घर्षण होगा फिर दोनों के बीच में। तो घर्षण होगा, तो घर्षण से क्या होगा, दोनों परतों के बीच में घर्षण होगा, यानी कि स्याल और सीमा, स्याल और सीमा के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होगा, तो जिसके कारण ये एस्टेनोस्फीयर पिघली हुई अवस्था में प्लास्टिक की फॉर्म में होगा और जिसके ऊपर लिथोस्फीयर तैरता हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा जनरेट होती है। अच्छा, ये तो हम थोड़ा सा प्लेट के बारे में बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा विवर्तनिकी के बारे में बात करते हैं। ये तो प्लेट की चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं विवर्तनिकी। ये विवर्तनिकी क्या है, देखिए, प्लेटों में दो तरह की गति होती है भाई। प्लेट है, प्लेट की बात खत्म हो गई। प्लेट में क्या होती है, गति होती है। तो ये गति जो है दो प्रकार की होती है। एक गति होती है क्षैतिज
और एक होती है लंबवत। एक क्षैतिज गति होती है और एक गति कैसी होती है, लंबवत। ये दो प्रकार की गति होती है प्लेटों में। और गति का कारण मैंने आपको बताया था, आपको चर्चा करेंगे और इनकी आगे भी। तो क्षैतिज गति का तात्पर्य यह है कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, या तो ये एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी प्लेटें दोनों, या एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, है ना, या तो पास आ रही होंगी या दूर जा रही होंगी, है ना। तो एक तो ये गति होगी, तो ये गति कैसी कहलाएगी, ये क्षैतिज गति कहलाएगी। यहाँ डायग्राम बनाने पाऊंगे इसको, एक दूसरे की तरफ आएगी या एक दूसरे के दूर जाएगी, तो ये गति कैसी है, क्षैतिज गति है। दूसरी गति देखिए, ये दो प्लेटें हैं, अब नदी के द्वारा या वायु के द्वारा इस स्थान का, यानी इस प्लेट का मलबा जो है, इस प्लेट का मलबा इस प्लेट पे आता है नदी के द्वारा या वायु के द्वारा। तो यहां तो वजन हल्का होगा, तो ये प्लेट ऊपर उठ जाएगी, ये प्लेट ऊपर उठ जाएगी, वजन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का मलबा जो है, इस प्लेट का मलबा वायु और नदी के माध्यम से इस दूसरी प्लेट पे आ जाएगा, और इस प्लेट पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा तो ये प्लेट नीचे टूट जाएगी। आप इस प्रकार से मान के चलिए कि दो तख्ते पानी में तैर रहे हैं। एक तख्ते के ऊपर हमने कोई वजन रखा हुआ है, लकड़ी का तख्ता, उसके ऊपर कोई वजन रखा हुआ है, तो वो पानी में थोड़ा दब जाएगा नीचे, और दूसरा तख्ता खाली है तो वो ऊंचा रहेगा। अब इस तख्ते से या इस तख्त से थोड़े से वजन को दूसरे तख्त पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो अब ये ऊपर आता जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ वही है, लंबवत गति का मतलब ये है कि या तो कोई प्लेट नीचे जाएगी, ऊपर नीचे, लंबवत गति ऊपर नीचे, या ऊपर आएगी कोई भी प्लेट, है ना। तो इस प्रकार की गति, ये दो प्रकार की गति है। तो ये इस प्रकार की गति जो होती है ना प्लेटों के अंदर, वो क्या कहलाती है, वो विवर्तनिकी कहलाती है, उसको कहते हैं विवर्तनिकी। या शॉर्ट में मैं इस शब्द को ऐसे भी कह सकता हूं, विवर्तनिकी का मतलब होता है हलचल या गतिशीलता। तो प्लेटों की गतिशीलता कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक क्या कहलाएगा, प्लेटों की गतिशीलता। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर इस शब्द को प्लेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अधिक होती है, जबकि गहराई जो है, गहराई कैसी होती है, कम होती है। तो इसलिए इसको प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास समझ में आ गई होगी, प्लेट विवर्तनिकी शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं इसको मिटा के आगे चर्चा करते हैं। और ये प्लेटों की जो गहराई की बात कर रहे हैं, ये गहराई 100 किलोमीटर तक होती है। टूजो विल्सन महोदय ने, उन्होंने 100 किलोमीटर तक गहराई बताई है इन प्लेटों की। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखेंगे। अक्सर परीक्षाओं में ये तथ्य जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, अब प्लेट टेक्टोनिक के साथ में ये मतलब होते क्यों है, ये गतिशीलता होती क्यों, प्लेट विवर्तनिकी की घटनाएं होती क्यों है, इसके क्या कारण हैं, तो कुछ कारण की चर्चा कर लेते हैं। इसके क्या कारण हैं, प्लेट विवर्तनिकी के कारण क्या है, तो देखिए इनके मुख्य कारण की बात कर लेते हैं। एक कारण है पृथ्वी का घूर्णन, एक कारण है पृथ्वी का घूर्णन पहला। और जो दूसरा कारण है, जो संभावित दूसरा कारण है, वो है हॉट स्पॉट। इन दोनों कारणों से प्लेटों में गति होती है। तो देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की बात कर रहे हैं, तो घूर्णन जो है, उस घूर्णन के कारण दो प्रकार के बल लगते हैं। घूर्णन के कारण दो प्रकार के बल लगते हैं। एक प्रकार का बल होता है
एवं अभिकेंद्र, अपकेंद्र एवं अभिकेंद्र एक प्रकार का बल ये हो गया। हालांकि ये भी दो बल हैं अलग अलग, और एक बल जो कार्य करता है वो होता है तैराक का बल। तैराक का बल, तो ये दो प्रकार से बल कार्य करते हैं, अपकेंद्र एवं अवकेंद्र बल और एक तैराक का बल, ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए अपकेंद्र एवं अवकेंद्र बल के कारण क्या होता है, अपकेंद्र बल घूमती हुई पृथ्वी पर बाहर की ओर कार्य करता है और अवकेंद्र बल घूमती हुई पृथ्वी पर अंदर की ओर कार्य करता है। तो ये अंदर और बाहर की तरफ कार्य करते हैं, इनके कारण क्या होता है, प्लेटें जो है खिसक जाएंगी। भाई कोई बल कार्य कर रहा है अंदर या बाहर की तरफ, तो उसके कारण प्लेटों में गति आएगी कि नहीं आएगी, है ना। और तैराक का, क्योंकि जब मैग्मा जब गति कर रहा है, मान लो मैग्मा तैर रहा है, द्रव मैग्मा के ऊपर ये लिथोस्फीयर है, यानी एस्थेनोस्फीयर जो कि द्रव है, उसके ऊपर ठोस लिथोस्फीयर है, वो तैर रहा है, तो तैरने के कारण भी तो गति होगी, है ना। अच्छा, अब एक हॉटस्पॉट की बात करें, तो हॉटस्पॉट में क्या होता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं, रेडियो सक्रिय जो खनिज हैं जमीन के अंदर, वे क्या करते हैं, वे ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ऊर्जा प्रदान करते हैं तो उससे क्या होता है कि संवाहनिक धाराएं जो हैं, संवाहनिक धाराएं केंद्र की तरफ से बाहर निकलने लगती हैं। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ में रासायनिक क्रिया होती है, उससे ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलने के कारण संवाहनिक धाराएं ऊपरी क्षेत्र की ओर आती हैं, गर्भ से ऊपर की ओर आती हैं, तो प्लेटों को नीचे से ऊपर उठती हुई संवाहनिक धाराएं धक्का देती हैं, ठीक है, ऊपर आती हुई संवाहनिक धाराएं धक्का देती हैं, ठीक है। तो उनसे क्या ऊपर जाएंगे संवाहनिक धाराएं, या नीचे से कोई भी बल कार्य करेगा संवाहनिक धारा के रूप में, और ऊपर जाकर के ठोस प्लेटों से टकराएगा, टकरा करके वो मैग्मा जो है ऐसे बहने लगेगा। अब जब ऐसे बहने लगेगा तो प्लेटों को खिसका देगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ आपको। ये मान लीजिएगा ये परत है, और अंदर से एस्थेनोस्फीयर से ये हॉट स्पॉट है, और हॉट स्पॉट से रेडियो सक्रिय ऊर्जा के माध्यम से मैग्मा जो है ऊपर की ओर उठता है। संवाहनिक धाराओं के रूप में, संवाहनिक धाराओं के रूप में मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। जब मैग्मा ऊपर की ओर उठेगा तो अगर इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, और ये कठोर सतह है तो क्या करेगा मैग्मा, इसके साथ और इसके साथ बहने लगेगा, और जब इन दोनों के साथ बहने लगेगा मैग्मा तो यहाँ पर एक तनाव बल कार्य करेगा, यहाँ पर इस परत के ऊपर एक तनाव होगा, तो बीच में ब्रेक हो जाएगी, तो एक हिस्सा इधर खिसक जाएगा और एक हिस्सा इधर खिसक जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन प्लेटों में एक इधर गति शुरू हो जाएगी, एक गति इधर शुरू हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, गति शुरू हो जाएगी। और विवर्तन क्या है, हलचल है, मूवमेंट है प्लेटों का, है ना। तो प्लेट विवर्तन की घटना को जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके जो दो कारण है वो मुख्य रूप से पृथ्वी का घूर्णन के कारण अपकेंद्र बल और अवकेंद्र बल जन्म लेते हैं, और तैराक का नियम लागू होता है, तो इसलिए प्लेटें जो हैं इधर उधर खिसकती हैं। और दूसरा हॉटस्पॉट क्या है, एक बहुत बड़ा गर्म क्षेत्र है जहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, और ऊर्जा संवाहनिक धारा के रूप में ऊपर उठती है, और ऊपर उठ करके वो प्लेटों पर तनाव देते हैं, और जिससे प्लेटें आगे पीछे खिसकती हैं। तो ये आपके पास समझ में आ गए होंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो आप, फिर आगे बढ़ेंगे। और देखिए ये जो संवाहित धारा है, ये पे ध्यान रखना, ये संवाहित धारा इधर जाकर के फिर नीचे भी उतरती है, ये ऊपर भी जाती है संवाहित धाराएं और नीचे भी। मान लो इधर से भी कोई प्लेट है, इधर से मान के चलिएगा एक प्लेट इधर भी है, ठीक है, एक प्लेट इधर है और इधर से भी संवाहित धाराएं आपकी मान लो इस प्रकार से इस प्लेट को लेके आ रही है संवाहित धाराएं ऐसे, और इधर से भी संवाहित धाराएं आ रही है, इस प्लेट को लेके आ रही है, उधर से भी आ रही है, तो टकरा करके क्या होगी, नीचे जाएंगी नहीं जाएंगी। तो संवाहित धाराएं दोनों प्रकार की होती है, नीचे से ऊपर भी उठती हैं और ऊपर से नीचे भी जाती हैं। ऊपर उठती हैं किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में नीचे जाती हैं। तो जो ऊपर उठती हैं उनको कहते हैं संवाहित धाराओं को ऊपरमुखी, ऊपरमुखी संवाहित धाराएं, और जो नीचे की ओर उतरती हैं उनको कहते हैं अधोमुखी संवाहित धाराएं। इस प्रकार से संवाहित धाराएं कार्य करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं मिटाता हूं। अब और भी आगे चर्चा करेंगे। देखो ये जो प्लेट शब्द है ना, ये इस प्लेट शब्द की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके जो संस्थापक है उनकी चर्चा कर लेते हैं। संस्थापक, ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को, ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसको सिद्धांत लिख देता हूं मैं यहाँ पर। सिद्धांत जो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सिद्ध किया गया था। जो चीज सिद्ध हो जाती है वो सिद्धांत कहलाती है, ठीक है। और जो सिद्ध नहीं हुई है, जो कल्पनाओं पर आधारित है, वो परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है। तो संस्थापकों में बात करें तो देखिए, सबसे पहले 1965 में ये जो प्लेट शब्द है, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था टूजो विल्सन ने, टूजो विल्सन ने। और इन्होंने कब किया था? टूजो विल्सन ने वर्ष 1965 में प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था। और इस सिद्धांत का जो जन्मदाता है, इस सिद्धांत का जन्मदाता है वो मॉर्गन है, यानी कि वैज्ञानिक व्याख्या। अगर हम कहें कि वैज्ञानिक व्याख्या अगर सिद्धांत की तो वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? वो की थी मॉर्गन ने, वो मॉर्गन ने की थी वैज्ञानिक व्याख्या। मॉर्गन को इस सिद्धांत का जन्मदाता भी माना जाता है। टूजो विल्सन ने क्या किया था? केवल 1965 में प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, और एक ये भी माना जाता है कि मॉर्गन के साथ साथ हैरी हेस को इस सिद्धांत का मुख्य जन्मदाता माना जाता है। यानी कि मॉर्गन को भी माना जाता है जन्मदाता और हैरी हेस को भी माना जाता है, लेकिन हैरी हेस को प्रधान जन्मदाता माना जाता है, प्रधान जन्मदाता। लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या जो कि इसकी वास्तव में जो विज्ञान के आधार पर जो व्याख्या थी वो मॉर्गन ने ली थी। तो इसलिए पुस्तकों में कई बार मॉर्गन भी आता है, कई बार हैरी हेस भी आता है, लेकिन मूल रूप से जो इसके संस्थापक हैं, जैसे भूगोल के पिता के रूप में इरेटोस्थनीज को भी बहुत सी पुस्तकों में दर्शाया जाता है और बहुत सी पुस्तकों में हिकेटियस को भी दर्शाया गया है। तो ये
थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में। ज्योग्राफी के जो पिता हैं वो हिकैटियस ही हैं। एराटोस्थेनीज ने तो ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ भी देखिए जो मूल जनक है, जो मूल जनक है वो हैरी हैस हैं, ठीक है, मूल जनक हैरी हैस हैं, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या दी थी मॉर्गन ने, ठीक है। तो इसलिए इनको भी बहुत सम्मान के साथ में इस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इसके अलावा क्रूजो विल्सन ने केवल प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और मॉर्गन ने 1968 में ये अपनी व्याख्या दी थी, जबकि हैरी हैस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो 1962 में किया था। ये महत्वपूर्ण वर्ष है, इनको याद रखेंगे आप, 1968 में और 1962 में, यानी कि पहले इन्होंने काम किया था। बाकी इन्होंने तो सुधार किया था और उसमें वैज्ञानिकता को शामिल कर लिया था, बस इतना इन्होंने कार्य किया था। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और चर्चा करते हैं। थोड़ी रोशनी बढ़ा दी मैंने। अब ये तो संस्थापक की बात हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस सिद्धांत को लेकर के। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सिद्धांत है स्थलमंडल के विभिन्न अध्ययनों के लिए भूगोल में। अब बात करते हैं कि इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में किस चीज का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। क्या अध्ययन किया जाएगा इसमें, क्या अध्ययन करेंगे, या इस सिद्धांत की क्या रिलायबिलिटी है, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सिद्धांत का, ये सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या अध्ययन करते हैं, क्या महत्व है, या क्यों पढ़ते हैं, इन चीजों का सबका जवाब मिल जाएगा। मूल बात है कि सागर नितल का जो प्रसरण है, सागर नितल का प्रसरण, एक तो इसका अध्ययन करते हैं इसमें। दूसरा सागर नितल का, दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन, एक इसका भी अध्ययन किया जाता है इसमें प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत। और तीसरा वलित पर्वतों का निर्माण, वलित पर्वतों का निर्माण, इनका भी अध्ययन किया जाता है। तो इस सिद्धांत का महत्व इसीलिए है क्योंकि इन सब चीजों का आंसर मिलेगा इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से। यानी कि सागर नितल का प्रसरण क्यों हो रहा है, अब आप देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका है और ये यूरोप है और ये मैं रफ मानचित्र बना दिया, मैंने अफ्रीका बना दिया। तो ये अटलांटिक महासागर में यहाँ बीच में डॉल्फिन और चैलेंजर कटक है। यहाँ पर ये जो इसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। अब ये मध्य अटलांटिक कटक क्यों विकसित हो रही है, ये अंध महासागर का विस्तार हो रहा है, ये प्लेटें जो है ये उधर खिसक रही है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका खिसक रही है, ये भी खिसक रही है, ये भी उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो ये अंध महासागर फैल रहा है, बड़ा होता जा रहा है, प्रशांत महासागर की तरफ खिसक रही है। अब प्रशांत महासागर की तरफ खिसक रही है तो इसका मतलब वो छोटा होता जा रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये प्रसारण हो रहा है, फैल रहा है। सागर नितल, नितल का मतलब है नीचे का तल, सागर तल का मतलब होता है जहां तक पानी भरा हुआ है ऊपरी तल, और नितल का मतलब है जमीन गहराई नीचे जाकर के, उसको नितल कहते हैं। तो सागर नितल का प्रसारण हो रहा है, इस चीज का अध्ययन हम प्लेट विवर्तनिकी में पढ़ते हैं, इसीलिए इसका महत्व है और इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सभी बातों का उत्तर मिल गया। अब महाद्वीपीय विस्थापन, अब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। बेगमैन ने कहा कि ये
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये खिसक रहे हैं, तो इनकी भी वैज्ञानिक व्याख्या हो रही है ना। और वलित पर्वतों का निर्माण, जब ये प्लेटें खिसक रही हैं, उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट जब इस प्रशांत महासागर की ओर खिसक रही हैं, तो ये प्लेट भारी है, ये प्लेट हल्की है, तो ये हल्की प्लेट ऊपर जा रही है, ये नीचे समा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉकी और एंड्रीज के रूप में पर्वतों का निर्माण हो रहा है, वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। ऐसे इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, उत्तर में यूरेशियन प्लेट है ना। तो इस प्रकार से वलित पर्वतों के निर्माण का भी अध्ययन हो जाएगा, इसीलिए इसका महत्व है और इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमको यहाँ मिल रहा है। तो हमको इसमें क्या अध्ययन करना चाहिए, क्या अध्ययन किया जाता है, सागर निकल के प्रसरण के कारणों की खोज की जाती है, महाद्वीपों का जो विस्थापन हो रहा है उन कारणों की खोज की जाती है, वलित पर्वतों का निर्माण क्यों हो रहा है उन कारणों की खोज की जाती है। तो ये सब चीजें इसमें अध्ययन की जाती है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में इस टॉपिक में हमारा एक उप टॉपिक आता है प्लेटों के प्रकार। प्लेटों के प्रकार, तो देखिए प्लेटें कितने प्रकार की होती है सामान्यतः, है ना। तो प्लेटें जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्लेटें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक पहली प्लेट होती है महासागरीय प्लेट और दूसरी प्लेट जो है नंबर 2 महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट एक तीसरी कैटेगरी इसमें और बन जाती है मिश्रित प्लेट। मिश्रित प्लेट का मतलब है कि जिस पर महासागर भी हैं, कुछ भाग महासागर का, कुछ महाद्वीप का भाग है, उसको मिश्रित प्लेट कहते हैं। लेकिन होम्स महोदय ने जो व्याख्या दी प्लेटों की, तो उनमें उन्होंने बताया कि होम्स नहीं, मॉर्गन महोदय ने जो व्याख्या दी, तो उसमें उन्होंने 6 प्लेटें बताई थी। तो 6 प्लेट में या तो महाद्वीपीय प्लेट बताई थी उन्होंने या महासागरीय प्लेट बताई थी। अगर मिश्रित प्लेट है ना, मिश्रित प्लेट अगर है तो जो अगर जलीय भाग ज्यादा है उस पर, तो उसको महासागरीय प्लेट के अंदर ही गिना जाएगा। जैसे इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट पर स्थल कम है और जबकि हिंद महासागर वाला भाग ज्यादा है। मिश्रित प्लेट है तो उस पर जलीय भाग ज्यादा होने के कारण उसको महासागरीय प्लेट ही कहा जाएगा, जबकि वो मिश्रित प्लेट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ। ठीक है, ऐसे ही अमेरिकन प्लेट है ना। तो अमेरिकन प्लेट में अंध महासागर का भी बहुत सारा हिस्सा आ रहा है। जो डॉल्फिन और चैलेंजर कटक है ना, मध्य महासागरीय जो कटक है अटलांटिक महासागर में, उस कटक से लेकर के पूरा बिल्कुल रॉकी और एंडीज पर्वत तक का जो एरिया है वो पूरा अमेरिकन प्लेट के अंदर आता है। तो उसमें महासागर का हिस्सा भी है और महाद्वीप का भी है, तो उसमें महाद्वीप ज़्यादा बड़े एरिया में, तो इसलिए वो महाद्वीपीय प्लेट के अंदर रखा जाता है, जबकि मिश्रित प्लेटें हैं। तो देखिए महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों की अपन बात करें तो कौन कौन सी प्लेटें हैं। मॉर्गन महोदय ने 6 बड़ी प्लेटों के बारे में बताया। 6 बड़ी प्लेटों के बारे में बताया था मॉर्गन ने। और ये 6 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं देखिए। पहले अपन महासागरीय प्लेटों की बात कर लेते हैं। महासागरीय प्लेटों में नंबर 1 प्रशांत महासागरीय प्लेट। नंबर 2 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट
और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें कैसी हैं? ये महासागरीय प्लेटें हैं दोनों, ठीक है। हालांकि प्रशांत महासागरीय प्लेट पर अंध महासागर का भी प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो तो महासागरीय है पूरी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो मैं इंडो ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहा हूँ यहाँ कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर भारतीय उपमहाद्वीप भी है, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और इसके ऊपर पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर का क्षेत्र ज्यादा है और इसलिए इसको महासागरीय प्लेट में शामिल किया गया है। इसको मिश्रित भी कहा जाता है, इसीलिए इसको मिश्रित भी कहा जाता है कि मिश्रित प्लेट है, इसमें महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। अच्छा, अब महाद्वीपीय प्लेटों की बात करें तो इसमें जो पहली प्लेट है यूरेशियन प्लेट, दूसरी है अमेरिकन प्लेट, तीसरी है अमेरिकन प्लेट, तीसरी है यूरेशियन, अमेरिकन और अफ्रीकन प्लेट और चौथी है अंटार्कटिका प्लेट। तो देखिए इनमें जैसे यहाँ पर ही मिश्रित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन मिश्रित है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है इस पर और हिंद महासागर भी है। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखिएगा कि जो अमेरिकन जो प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, ये भी मिश्रित है, ये भी मिश्रित है, ये प्लेट भी मिश्रित है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिश्रित है और यहाँ पर अमेरिकन प्लेट मिश्रित है। इसमें महासागर का भाग जाता है तो इसलिए इसको महासागरीय प्लेट में हम लेके गए और यहाँ पर महाद्वीप ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो इसको महाद्वीपीय प्लेट में हमने रख दिया। तो इस प्रकार से ये प्लेटों के प्रकार हैं, एक महासागरीय है, एक महाद्वीपीय है, लेकिन कुछ विद्वानों ने मिश्रित को भी शामिल कर दिया है। तो इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट को बाहर निकाल दिया है और उनको मिश्रित में एक अलग कैटेगरी बना दी है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और बात करते हैं। अब ये प्लेटों की चर्चा हम बहुत देर से कर रहे हैं, प्लेट हैं, लेकिन इन प्लेटों की संख्या जो मैंने बताई है, प्रकार बताए हैं, ये 6 ही हैं या ज्यादा हैं? तो देखिए प्लेटों की संख्या कितनी है, अभी भी ये वैज्ञानिक शोधों का विषय बना हुआ है कि प्लेटों की संख्या कितनी है। तो देखिए प्लेटों की संख्या के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। मॉर्गन महोदय ने ये बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जो 6 प्लेट बताई थी मॉर्गन महोदय की थी, उन्होंने ये बताया था कि 6 तो बड़ी प्लेटें हैं, 6 बड़ी प्लेटें हैं, मॉर्गन महोदय ने बताया, और 20 प्लेटें छोटी हैं, 20 छोटी प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेट है, 20 छोटी प्लेट है। और दूसरा जो जिस सोर्स से पता चला प्लेटों के बारे में, तो दूसरा सोर्स था नासा। नासा को भला कोई नहीं जानता, और नासा ने ये बताया है कि कुल 100 प्लेटें हैं टोटल, छोटी बड़ी प्लेटें मिला करके कुल 100 प्लेटें हैं, ये नासा ने बताया, ठीक है। और वॉशिंगटन डीसी ने क्या बताया है कि 16 तो बड़ी प्लेटें हैं, 16 बड़ी प्लेटें हैं और
छोटी प्लेटों की बहुत संख्या है, छोटी प्लेटों की बहुत ज्यादा संख्या है। और ये जो आंकड़े जो आए थे, ये आंकड़े आए थे 1995 में। 1995 में ये बताया कि 16 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटें जो हैं वो उनकी संख्या अधिक है, अधिक संख्या में, उनकी निश्चित संख्या नहीं बताई। तो 16 बड़ी प्लेटें बताई। तो ये 16 बड़ी प्लेटें एक्चुअल में जो मॉर्गन की 6 प्लेटें जो थी, है ना, मॉर्गन की 6 प्लेटें थी, उसी को टुकड़े कर करके अलग अलग बताया। जैसे अमेरिकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट को भी वाशिंगटन डीसी ने 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, है ना। ऐसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो एक को इंडियन प्लेट में बांट दिया, एक को ऑस्ट्रेलियन प्लेट में बांट दिया, है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और चीज़ों को, प्लेटों के किनारों की बात करेंगे। तो प्लेटों के किनारे, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। प्लेटों के किनारे बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, ये प्लेटों का वर्गीकरण हो गया ना, प्लेटों के किनारे, प्लेटों के किनारे। तो देखिए, प्लेटों के किनारे को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 प्लेटों के किनारे के साथ? पहला है रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा। दूसरा है, अब रचनात्मक है तो दूसरा विनाशात्मक है, विनाशात्मक किनारा। और तीसरा है संरक्षी किनारा, तीसरा है संरक्षी किनारा। तो 3 प्रकार के किनारे बताए गए प्लेटों के। तो देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं। ये मान के चलिएगा, ये प्लेटें हैं, कई प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और एक मैं यहां बना देता हूं समझाने की दृष्टि से। अपन रचनात्मक प्लेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रचनात्मक प्लेटों की थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो रचनात्मक प्लेट हैं, इनको निर्माणात्मक प्लेट भी कहते हैं। निर्माणात्मक किनारे, निर्माणात्मक किनारे भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं को अपसारी प्लेट से संबंधित, चलिए अपसारी की बात मैं बाद में बताऊंगा, ये तो संपूर्ण प्लेट हो जाएगी। फिर पहले मैं ये बता देता हूं आपको। देखिए, ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, मान लीजिएगा इस प्रकार से, और ये एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, और ये ऊपर नीचे खिसक रही है, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है। तो अगर रचनात्मक प्लेटों के किनारों की बात करें तो मान के चलिएगा कि ये कोई धरातल है, नीचे से मैग्मा सम्मानित धाराओं के माध्यम से आता है, वो नीचे से दबाव बनाता है, और दबाव बनाता है तो इधर बहने लगता है, इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पाता, तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो वो ज्वालामुखी हो जाएगा, है ना। फिर वो इसके सारे मैग्मा ऐसे खिसकता है, और जब मैग्मा ऐसे खिसकता है तो इस प्लेट को बीच में से तोड़ देता है। जब तोड़ देता है तो ये प्लेट जो है खिसकाव होने लगता है, इस प्लेट का एक हिस्सा इधर जाने लगता है, एक हिस्सा इधर जाने लगता है। अब विपरीत दिशाओं में गति होने लगती है प्लेटों की, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है। अब मान के चलिएगा कि इस साइड में यहां पर पहले से एक प्लेट और है, और ये क्रिया यहां भी हो रही है, जैसे यहां पर हो रही है, जैसे ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, और यहां भी मैग्मा जो है ऊपर उठ रहा है,
सम्मानित धाराओं के रूप में, सम्मानित धाराओं के रूप में, और ये जो है मैग्मा जो है इधर खिसका के ले जा रहा है और इसको इधर खिसका के ले जा रहा है। ये दो मैंने एक जैसे डायग्राम यहाँ बना दिए। अब आप देखिएगा कि ये जो किनारा है जो इधर खिसक के जा रहा है, ये किनारा जो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, वो तो इससे टकराएगा। लेकिन जहां ये दोनों किनारे अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अंदर का मैग्मा निकल करके यहाँ पर फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? मैग्मा निकल करके फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? जब ये जुड़े हुए थे तब तो मैग्मा ऐसे जा रहा था, जब ये अलग अलग हो गए तो मैग्मा बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से फैलेगा, और ये प्लेटें जो खिसक खिसक करके आगे की तरफ चलती चली जाएंगी, ये आगे की तरफ चलती चली जाएंगी, और ये मैग्मा जो है इसमें विस्तार होता चला जाएगा। ये प्लेटें आगे चली जाएंगी इस प्रकार से, और मैग्मा का यहाँ विस्तार होता चला जाएगा। तो पहले तो ये इतने एरिया को कवर करती थी प्लेट, लेकिन अब इसका विस्तार कितने एरिया में होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कितने नई भूमि का निर्माण हो गया, और अंदर से मैग्मा निकल करके नई भूमि फैल गई और ऊपर आ गई, है ना। अटलांटिक महासागर में जो कटक है ना बीच में, जब मैं प्लेटों को डायग्राम बना करके बताऊंगा, तो अटलांटिक महासागर में जो बीच में कटक है वो इसी प्रकार से निकला हुआ है। अटलांटिक महासागर का एक पश्चिमी हिस्सा अमेरिका की ओर जा रहा है और पूर्वी हिस्सा यूरोप की ओर आ रहा है ना, और बीच में डॉल्फिन और चैलेंजर कटक जो है वो विकसित होती जा रही है इसी कारण से। तो इसमें निर्माण हो रहा है, रचना हो रही है, तो इसलिए इनको कहा जाता है रचनात्मक किनारे या निर्माणात्मक किनारे। ठीक है, कौन से वाले? ये वाले जिधर से दूर हो रहे हैं, जहां से दूर होते हैं, यानी कि दूर जाने वाले किनारे, दूर जाने वाले किनारे कौन से कहलाएंगे? निर्माणात्मक या रचनात्मक किनारे। अच्छा, अब ये प्लेट जो है मान के चलिएगा कि यहाँ पर आ रही है, और ये प्लेट भी इधर जा रही है, भाई गति इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, तो एक प्लेट मान के चलिएगा इसका हल्की है और एक भारी है। ये मान के चलिएगा कि हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट है और ये प्लेट भारी है। तो हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट जाएगी, फिर भाई भारी चीज होगी वो नीचे होगी, हल्की प्लेट ऊपर होगी। तो ये भारी प्लेट जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे जाएगी, तो यहाँ जाकर के इसका क्या होगा? नीचे की तरफ छेपड़ हो जाएगा इस प्रकार से, और ये प्लेट जो है यहाँ जाएगी। अब जब ये वाली प्लेट इसके नीचे घुस जाएगी यहाँ जाकर के, तो यहाँ तो क्या है? यहाँ पर तो मैग्मा है, मैग्मा है, यहाँ पर तो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है यहाँ पर तो, यानी गर्म क्षेत्र है। ये चट्टानें जाकर के नीचे क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी, पिघल जाएंगी। तो जहां पर चट्टानें पिघलना शुरू होती हैं, ये चट्टानें पिघलना शुरू होंगी जहां पर, तो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं जोन ऑफ वेनिंग या वेनिंग ऑफ जोन, इसको वेनिंग ऑफ जोन भी कहते हैं। ठीक है, वेनिंग ऑफ जोन इस एरिया को कहते हैं जहां पर ये चट्टानें पिघलना शुरू होती हैं, जहां पर चट्टानें पिघलना शुरू होती हैं, चट्टानें पिघलती हैं, उस एरिया को कहते हैं वेनिंग ऑफ जोन। और जिस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है, मैग्मा भरा हुआ है, उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। और हॉट स्पॉट से फिर संभावित तरंगें ऊपर फिर उठना शुरू हो जाती हैं। ये प्लेट यहाँ से आई, स्थलखंड नीचे गया, पिघल करके वो दोबारा से फिर संभावित धाराओं के रूप में ऊपर उठने लगता है। और जो संभावित धाराएं जो ऊपर उठ रही हैं उनको क्या कहते हैं? प्लम्ब। उनको प्लम्ब भी बोलते हैं। संभावित धाराओं को, ऊपर उठती हुई संभावित धाराओं को प्लम्ब भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्लेट का किनारा है जो नीचे धस गया और जो समाप्त हो रहा है, यानी कि पहले प्लेट ये थी, इतनी थी, अब ये नीचे घुस रही है। अब यहाँ से प्लेट जो खिसक करके यहाँ तक आ गई, आधी इसमें घुस गई नीचे, तो छोटा सा हिस्सा रह गया, यानी प्लेट का क्या हो गया? विनाश हो गया। प्लेट का क्या हो गया? विनाश हो गया। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा? विनाशात्मक किनारा। इसीलिए इसको क्या कहा? विनाशात्मक किनारा। और ये जो मैग्मा है, ये कैसे चल रहा है? ऊपरगामी है, ऊपर की ओर जा रहा है। और ये मैग्मा कैसा है? ये मैग्मा कैसी? ये नीचे, ये कैसी है प्लेट? अधोगामी, नीचे की तरफ जा रही है। ये ऊपरगामी और ये अधोगामी। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे।
और ये विनाशात्मक किनारा क्या है, ये वाला किनारा जो विनाश हो रहा है, जिस क्षेत्र का विनाश हो रहा है वो विनाशात्मक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक ही प्लेट के दोनों किनारे अलग अलग होंगे। अब ये प्लेट है, इस प्लेट का एक किनारा ये है जिसका विनाश हो रहा है, और एक किनारा ये है जहां पर मैग्मा निकल करके फैल रहा है, नीचे से मैग्मा निकल रहा है और फैलता जा रहा है। तो ये दोनों प्लेट किनारे अलग अलग हैं, ठीक है। ये जो किनारा है जो विनाश हो रहा है वो विनाशात्मक किनारा है, और इसी प्लेट का पीछे वाला किनारा जहां से मैग्मा निकल रहा है बाहर की तरफ निर्माण हो रहा है वो निर्माणात्मक किनारा है, वो निर्माणात्मक किनारा है। तो आपकी समझ में आ गई होगी, एक ही डायग्राम में दोनों किनारे हो गए, निर्माणात्मक और विनाशात्मक दोनों किनारे हो गए, ठीक है। अब तीसरा जो किनारा है वो है संरक्षी किनारा। तो देखिए यहां पर भी मैंने डायग्राम बना रखा है कि दो प्लेटें, ना तो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दो प्लेटें हैं। ये दोनों प्लेट ना तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ना एक दूसरे के पास आ रही हैं, यानी ये दोनों प्लेटें ना तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ना एक दूसरे के पास आ रही हैं। अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच का जो मैग्मा है बाहर निकल करके क्षेत्र का विस्तार करेगा, तो ये रचनात्मक किनारे हो गए ये वाले, और एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ये बाहरी किनारा होगा वो हल्के किनारे के नीचे घुस जाएगा, और ये नीचे जाकर के यहाँ नीचे जाकर के मैग्मा में घुस जाएगा, यानी बेनी ऑफ जोन में चला जाएगा, और वहां जाकर के क्या होगा, ये पिघल जाएगा, पिघल करके इसका विनाश हो जाएगा। तो ये विनाशात्मक किनारा है। लेकिन यदि दोनों किनारे ना एक दूसरे की तरफ आ रहे ना एक दूसरे से दूर आ रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ इस प्रकार से एक दूसरे के साथ खिसक रहे, ऐसे करके हो, ये आकृति मैंने बनाई है। एक किनारा ऊपर खिसक रहा है, नीचे खिसक रहा है, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ खिसक रहे हैं, ना तो दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार के किनारे को कहते हैं संरक्षी किनारा। जो निर्माणात्मक किनारे होते हैं उनसे कटक का निर्माण होता है। उनसे किसका निर्माण होगा, कटक का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अंध महासागर का कटक, डॉल्फिन या चैलेंजर, डॉल्फिन एवं चैलेंजर। जो अटलांटिक महासागर में कटक है उसके दो भाग हैं, उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इससे कटक बनते हैं, और इस प्रकार के किनारों से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी रॉकीज एवं एंडीज पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है। और इस प्रकार से जो संरक्षी किनारे हैं ये सान एंड्रियास भ्रंश है, सान एंड्रियास भ्रंश है। कहां पर है ये, कैलिफोर्निया में। इस प्रकार से ये जो है ये इससे लंबे लंबे भ्रंशों का निर्माण होता है, जो कि सान एंड्रियास कैलिफोर्निया में है, वहां पर अमेरिका के अंदर। तो वहां पर इस प्रकार की रचनाएं बनती है। तो आप समझ गए होंगे, तीन प्रकार के किनारे हैं, तीनों प्रकार के किनारे आपके पास सामने हैं, और इनको रूपांतर भ्रंश किनारा भी कह देते हैं कई बार। ये वाले ये रूपांतर भ्रंश किनारा भी कह देते हैं। इसको रूपांतर भ्रंश किनारा भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेटों के किनारे हैं, और प्लेटों के किनारे हैं। और देखिए प्लेटों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अपसारी और अभिसारी प्लेट जो बताया था मैंने, दो टर्म का यूज किया था, एक अपसारी और अभिसारी। दो प्लेटें मैंने आपको बताई थी, एक अपसारी और एक अभिसारी। तो अपसारी कौन सी प्लेट है, रचनात्मक, जिनके रचनात्मक किनारे होते हैं, यानी कि जो प्लेट दूर जा रही है ना, जो प्लेट दूर जा रही है वो कहलाती है अपसारी प्लेटें, अपसारी। और जो प्लेटें पास पास आ रही हैं
ये वाली प्लेट, ये पास पास आ रही है दोनों, इनको कहते हैं अभिसारी। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे ये डायग्राम में बना रखा है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये तो कहलाएंगी अभिसारी ये, और जो एक दूसरे से दूर जाएंगी वो कहलाएंगी अपसारी। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं, अभिसारी अभिनंदन करना किसी का, अभिनंदन अभिनंदन करना। अब ये इन किनारों के संबंध में दोनों ही प्लेटें अभिसारी प्लेटें हैं, और इन किनारों के संबंध में दोनों प्लेटें अपसारी प्लेटें हैं, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है और ये एक दूसरे से पास आ रही है। तो यहाँ तो अभिसारी प्लेटें कहेंगे दोनों को, और यहाँ कहेंगे अपसारी प्लेटें, ठीक है। और अभिसारी और अपसारी को कैसे याद रखेंगे? अभि का मतलब होता है अभिनंदन। अभिनंदन कब करते हैं? जब हम सामने किसी के आ जाते हैं, तो सामने से करते हैं ना, भाई एक दूसरे के सामने आ रही है, तो अभिसारी प्लेटें और अपसारी प्लेटें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम विश्व पटल पर प्लेटों के वितरण की बात करेंगे। अब विश्व पटल पर कुछ प्लेटों के बारे में कर लेते हैं चर्चा। तो विश्व पटल पर कौन कौन सी प्लेटें हैं, मुख्य मुख्य प्लेटों की बात कर लेते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आपको संसार की विभिन्न प्लेटों के बारे में मैं बता देता हूँ। वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए और जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। एक ही वीडियो में मैंने आपको प्लेटों का परिचय, प्लेट के संस्थापक कौन है और प्लेट खिसकने के कारण क्या है, और प्लेटों के जो प्रकार हैं, प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के कौन कौन से किनारे, किनारों के प्रकार, ये सब चीज़ों की चर्चा की। अब हम विश्व मानचित्र बना करके उस पर विभिन्न प्लेटों को दर्शाते हैं, विश्व का मानचित्र बना करके। तो देखिए एक रफ मानचित्र बना लेते हैं संसार का। रफ मानचित्र बना करके फिर इस पर विश्व की विभिन्न प्लेटों को हम दर्शाते हैं। ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जापान दिखा दिया अपने यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। इस प्रकार से पश्चिमी द्वीप समूह, ये एक तरीके से हमने एक रफ विश्व का मानचित्र बनाया है। अब इसमें हम प्लेटों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो 6 बड़ी बड़ी प्लेटें बताई थी मॉर्गन ने, 6 बड़ी बड़ी प्लेटें बताई थी, तो उसमें पहली एक प्लेट उसने बताया था अमेरिकन प्लेट। तो अमेरिकन प्लेट देखिए, ये पूरी जो है ये है अमेरिकन प्लेट। अब मैं बताऊंगा आपको ये रेड कलर से क्यों होता है और ये ब्लू कलर से क्यों होता है। क्योंकि एक किनारा जो है प्लेट का वो है विनाशात्मक किनारा और एक है निर्माणात्मक किनारा। अभी मैंने चर्चा में लेके आया था, मैं इधर तो एक सकते कि तो विनाश हो रहा है ना, वेन्यू और जोन में धस रहा है प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है,
और अब ये हो गई एक प्लेट, अब दूसरी प्लेट हो गई ये अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट चलिए कहाँ तक जाएगी ये? ये हो गई अफ्रीकन प्लेट। और अफ्रीकन प्लेट के साथ साथ ये जो किनारा है ये विनाशात्मक किनारा है, ठीक है, ये विनाशात्मक किनारा है। और ये संरक्षित किनारा है, ये संरक्षित किनारा है और यहाँ ये भी संरक्षित किनारा है, ठीक है। अच्छा, तो एक प्लेट हो गई, एक प्लेट हो गई है, दूसरी प्लेट ये हो गई, तीसरी प्लेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गई है, इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। अब इसको इंडियन प्लेट ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये बीच में आप बाउंड्री को हटा दो, तो ये इंडियन प्लेट है पूरी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ तक। लेकिन बाद में इसका डिवीजन कर दिया गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर दिया गया और इंडियन प्लेट को अलग कर दिया गया, ठीक है। इंडियन प्लेट को अलग कर दिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से अभी हम एक में गिनेंगे, ये 6 बड़ी जो प्लेट है ना, 6 बड़ी प्लेटों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 बड़ी प्लेटों की बात कर रहे हैं। इनका नाम रखेंगे, पहले नाम करते हैं। फिर एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है यूरेशियन प्लेट, इनका नामकरण करते चलते साथ में। अमेरिकन प्लेट, ये भी अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बाद में फिर दोनों को अलग कर दिया गया, फिर अभी तो ये एक ही है, बीच में आप इसको मत मानिए, ये पूरी एक प्लेट है यहाँ तक, पूरी ऑस्ट्रेलिया तक, ठीक है। और ये जो प्लेट है, ये पूरा जो किनारा है, ये कैसा किनारा है? विनाशात्मक किनारा है, ठीक है, विनाशात्मक किनारा है पूरा। तो यूरेशियन प्लेट हो गई, और एक प्लेट हो गई पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट, सॉरी ब्लैक पेन से लिखना है,
कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट। अब प्रशांत प्लेट कितनी प्लेट होगी हमारी? एक प्लेट अमेरिकन प्लेट, दूसरी यूरेशियन प्लेट, तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी इंडियन प्लेट, पांचवी प्रशांत प्लेट और छठी है यहाँ अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। ये तो बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई, ये मैंने नाम बताया, बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई। अब इनमें छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, इनमें छोटी प्लेटें भी हैं। छोटी प्लेटें कैसे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले प्रशांत महासागर की प्लेटों की हम चर्चा करते हैं। तो प्रशांत महासागर की प्लेटों की चर्चा करते हैं तो देखिए यहाँ पर है गोल्डे प्लेट, एक है गोल्डे प्लेट। मैं प्लेट वर्ड नहीं लिखूंगा, केवल गोल्ड लिखता हूं, ठीक है। तो ये है गोल्डे प्लेट। इस गोल्डे प्लेट के नीचे ही है जुआंडी फुका प्लेट, इसके बिल्कुल नीचे है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे है, मैं नाम लिख देता हूं, जुआंडी फुका प्लेट। जुआंडी फुका प्लेट बिल्कुल इसके नीचे है। अच्छा, यहाँ पर इस जगह पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास में यहाँ पर एक प्लेट है, उसका नाम है, प्लेट का नाम है कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट। और इसी प्लेट के नीचे, कोकोस प्लेट के नीचे यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्लेट है और उस प्लेट का नाम है नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट। बहुत ज्यादा प्रचलन में आई है ये नाज़का प्लेट इस समय पर। तो ये प्रशांत महासागर के अमेरिकन तट के सारे ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। अच्छा, ये जो प्लेट दिखाई देती है यहाँ पर, इस प्लेट को, ये प्लेट है कैरेबियन प्लेट, ये है कैरेबियन प्लेट। और यहाँ पर प्लेट है, ये जो प्लेट है इसका नाम है ग्रीनलैंड प्लेट, इसका नाम है ग्रीनलैंड प्लेट। तो कैरेबियन प्लेट, ग्रीनलैंड प्लेट और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक प्लेट है, उसका नाम है स्कोशिया प्लेट, उसका नाम है स्कोशिया प्लेट। तो ये हो गई प्रशांत महासागर की और अंड महासागर की, अंड महासागर और प्रशांत महासागर के पूर्वी तट की। ठीक है, अब और आगे बढ़ते। अब देखिए, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से एक बहुत बड़ा भ्रंश है, ये बहुत बड़ा भ्रंश है और ये पूरे अफ्रीका को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। आगे आने वाले भविष्य में इनका विस्थापन होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप का विस्थापन हो जाएगा और अफ्रीका महाद्वीप कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो देखिए, इसमें एक ये प्लेट है यहाँ नीचे, इसको कहते हैं पूर्वी अफ्रीकन प्लेट, पूर्वी अफ्रीकन प्लेट। और इसके ऊपरी जो हिस्सा है उसको कहते हैं, ये सोमालिया वाला हिस्सा है, ठीक है। ये जो प्लेट है ये, इसको कहते हैं सोमालियन प्लेट, सोमालियन प्लेट। और ये जो प्लेट वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इसको नाम दिया गया था नूबियन प्लेट, नूबियन प्लेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेट हो गई सोमालियन प्लेट, पूर्वी अफ्रीका प्लेट। अब ये अफ्रीका पूरा टूट जाएगा और ये समुद्र है ना, ये पानी जो इसके बीच में घुस जाएगा और ये विस्थापन हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। अब सड़कें वगैरह प्रभावित बहुत ज्यादा हो रही हैं, रेलवे मार्ग प्रभावित हो रहे हैं इस भूज के कारण। तो ये प्लेट हो गई। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर ये इंडियन प्लेट है, इसको इंडियन प्लेट कह देंगे हम। अब ये पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और पूरी प्लेट भी दो टुकड़ों में बट गई, एक इंडियन प्लेट हो गई, इसको मैं इंडियन प्लेट कह देता हूं और इसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह देता हूं। पूरी एक थी पहले के, अब ये दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इस जगह पर जो एरिया है, यहाँ पर स्कैंडिनेविया वाला एरिया है, ये इस प्रकार से।
स्कैंडिनेविया वाला एरिया है, तो इस प्लेट को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन प्लेट। स्कैंडिनेवियन प्लेट, स्कैंडिनेविया का एरिया है ये, तो स्कैंडिनेवियन, ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया है ये इसको कहते हैं साइबेरियन प्लेट। साइबेरियन प्लेट। अब और अगर चले जाइएगा तो ये चीन वाला एरिया आ गया, तो इसको कहते हैं चीन प्लेट, इसको कहते हैं जापान प्लेट, ठीक है। ये एरिया आपके आते जा रहे हैं सारे। अच्छा, यहाँ पर एक प्लेट है और उस प्लेट का नाम है, वो है इसको कहेंगे फिलीपींस प्लेट। ये है फिलीपींस प्लेट, जापान के ठीक नीचे ये जो प्लेट है इसको कहेंगे फिलीपींस प्लेट। इसको यहां से हटा देते हैं, यहाँ फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट के नीचे यहाँ पर ये प्लेट है, फिलीपींस प्लेट के साथ ही है ये प्लेट। इस प्लेट को कैरोलिना प्लेट कहा गया है, कैरोलिना प्लेट। और कैरोलिना प्लेट के नीचे कैरोलिना प्लेट के नीचे पापुआ न्यूगिनी जो द्वीप समूह है, पापुआ न्यूगिनी द्वीप समूह है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इनके साथ में यहाँ पर नीचे एक है बिस्मार्क प्लेट, इसको नाम दिया बिस्मार्क प्लेट। तो इस प्रकार से ये प्रमुख प्रमुख प्लेटें हैं। और कोई छूटती हो तो 1 2 काकेस प्लेट, नाज़का प्लेट। और देखिए ये जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, तो ये जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है इसको पूर्वी प्रशांत प्लेट कहते हैं। और ये वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं पश्चिमी प्रशांत प्लेट। तो देखिए एग्जाम के अंदर जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं ये छोटी बड़ी प्लेटें, सारी प्लेटें मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। जो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो या तो ये अमेरिका महाद्वीप के किनारे वाली पूछी जाएंगी ज़्यादा, या एशिया के साथ जो प्लेटें हैं, छोटी छोटी प्लेटें हैं जो प्रशांत महासागर में स्थित हैं, ये पूछी जाएंगी। तो या तो ये प्लेटें पूछी जाती हैं एग्जाम में, या फिर ये प्लेटें पूछी जाती हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, या तो ये प्लेटें या फिर ये प्लेटें, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आप और भी इसका, और ये भी थोड़े से किनारों के बारे में बता दूँ। ये जो किनारे हैं रेड लाइन से, ये सारे किनारे कौन से हैं? बड़ी प्लेटों के 6 बड़ी प्लेटें थी, उनके विनाशात्मक किनारे हैं। और जो ब्लू पेन से मैंने आपको दर्शाए हैं ये रचनात्मक किनारे हैं, और जो ग्रीन पेन से हैं ये संरक्षी किनारे हैं। संरक्षी किनारों को और मैं दर्शा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर भी एक संरक्षी किनारा है इस जगह पर, ठीक है। इसके अलावा बिस्मार्क प्लेट से के बाद में ये संरक्षी किनारा है पूरे प्रशांत महासागर में आगे तक, यहाँ तक, ठीक है। और कनाडा के पास में ये इस जगह पर भी ये संरक्षी किनारा है। तो ये संरक्षी किनारे हैं जहाँ पर प्लेटें ऐसे खिसकती हैं एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे दूर या पास नहीं आती हैं, ठीक है, एक दूसरे के सहारे। और ये नीले जो मैंने दर्शाए आपको, ये सारे रचनात्मक किनारे हैं। अब इन रचनात्मक किनारों से क्या है, प्लेटें दूर जा रही हैं, और इनका मतलब क्या है, रेड वाले जॉइंट हैं, बाउंड्री है, जो सीमा है, प्लेटें इनके पास आ रही हैं, ठीक है। रेड वाले पास और ब्लू वाले दूर। मैं यहाँ पर संकेत बना देता हूँ। जगह
चलिए यहाँ दिखाता हूँ, ये रचनात्मक किनारा, ठीक है। रेड से विनाशात्मक किनारा, और ग्रीन से संरक्षी किनारा। तो ये 3 किनारे मैंने आपको यहाँ पर ये बताए अपने पूरे मैप के अंदर, ये 3 किनारे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ किनारे, तो आप जो है आसानी से अनुमान लगा लेंगे कौन सा किनारा कौन सा है, ठीक है। और ये जो किनारा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये हिमालय का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हिमालय का निर्माण किससे हो रहा है? विनाशात्मक किनारे के कारण। इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है, ठीक है। और इस प्रकार से ये मैंने प्लेट विवर्तनिकी की जो बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें हैं, जितनी भी प्लेटें हैं, उनके बारे में आपको मानचित्र के माध्यम से समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लेट विवर्तनिकी चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास थोड़ी लंबी है और कहीं पर अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ये प्लेटों का जो खिसकाव हो रहा है अभी भी जारी है और भविष्य में ये चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।